आज हम पोइम करेंगे व्हेन ऑटम केम। ये जो पोइम है जो क्लास 12th की है। इसके राइटर फयाज अहमद फयाज जी हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द वे दैट ऑटम केम टू द ट्रीज। It stripped them down to the skin, left their ebony bodies naked. It shook out their hearts the yellow leaves, scattered them over the ground. Anybody could trample them out of shape, undisturbed by a single moan of protest. स्टूडेंट्स, इसमें जितने भी इस पैसेज में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं इन सब के मीनिंग यहाँ पे लिखे गए हैं। तो प्लीज अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो नीचे से इनके मीनिंग चेक कर लीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। इस पोइम में जो पोइट हैं फयाज अहमद फयाज जी, वो पतझड़ ऋतु जो पतझड़ का मौसम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इस ऋतु में आने से पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं। पोइट कह रहे हैं that when the atom came to the trees it stepped down to the skin, left their ebony bodies naked। क्योंकि उनके जो पत्ते हैं पेड़ों के वो झड़ चुके हैं और उनकी जो स्किन है उनका तना जो है वो नंगा हो चुका है। नेक्ड मैंने होता है नंगा, जहां पे लिखा है नेक्ड विदाउट क्लॉथ्स। तो वुड एबनी हो गया वुड, एक तरह का ट्री का नाम है जहाँ पे, या फिर उसको हम तना भी बोल सकते हैं। स्टेम्प, जो ट्री की स्टेम्प होती है वो कि मीन्स सब तरफ उसके ब्रांचेस। जब आपने भी देखा है पतझड़ का मौसम आता है तो ट्रीज कैसे विदाउट लीव्स हो जाते हैं, तो वो अजीबोगरीब से लगते हैं। पोइट भी उसी मौसम का जहाँ पे जिक्र कर रहा है। उसने कहा इस ऋतु के आने से पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं। वे उन मनुष्यों की भांति नंगे दिखाई देते हैं जैसे कि कोई निर्वस्त्र दिखता है, मतलब कि जो बिना कपड़ों के दिखते हैं। नेक्ड में जैसे बताया क्लॉथ्स, जैसे किसी इंसान को नंगा कर दिया हो वैसे ही पेड़ भी आज बिना पत्तों के ऐसे ही दिख रहे हैं। It shook out their hearts, the yellow leaves scattered them over the ground। पोइट कहते हैं कि टहनियों पर कोई भी पत्ता नहीं दिख रहा होने के कारण पेड़ों की चाल बिल्कुल काले तने की भांति दिख रही है, जिन पर कोई भी हरियाली नहीं दिख रही। पीले पत्ते भूमि पर सभी इधर उधर बिखरे पड़े हैं। येलो लीव्स मैंने पीले पत्ते। पीले पत्ते धरती पे जब पतझड़ आता है तो सारे पत्ते आपने देखा हो पेड़ों से नीचे गिरते हैं, इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। तो और जब वो ड्राई से हो जाते हैं, जैसे हम उनके ऊपर पाँव रखते हैं जब कुछ भी तो क्रश हो जाते हैं। तो कोई यहाँ भी वही कहना चाहता है कि येलो लीव्स स्कैटर्ड ओवर देम टू द ग्राउंड, कि येलो लीव्स जो हैं वो हर तरफ फैले हुए हैं ग्राउंड के ऊपर। एनीबॉडी कुड ट्रेम्बल देम आउट ऑफ द शेप, और कोई भी जैसे ही आए उस पे पाँव रखे तो वो क्या हो जाएंगे, ट्रेम्बल हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो उनकी जो शेप है पत्तों की वो खत्म हो जाएगी। अनडिस्टर्ब्ड बाय सिंगल मोन ऑफ प्रोटेस्ट। और वास्तव में कभी ये सुझाना चाहता है जहाँ पे कि जैसे हम किसी जुल्म के शिकार होते हैं या बेबस हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसको उसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते। मोन ऑफ प्रोटेस्ट हो गया अगेंस्ट बोलना। वैसे ही आज ये पतझड़ के मौसम के पत्ते हैं, ये भी इनको कोई भी कुचल के आगे चलता जा रहा है। तो ये कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, कुछ भी बोल नहीं रहे, अनडिस्टर्ब है, एकदम से चुप बैठे हैं। तो जहां जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए सबसे पहले था स्ट्रिप देम डाउन। स्ट्रिप देम डाउन का रिमूव ऑल द लीव्स ऑफ द ट्रीज, जब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। एबनी वुड, नेक्ड विदाउट क्लॉथ, आगे भी आपको क्या है नंगा। और बीच में ऐसा शुक आउट, टोटली पुश देम, पुश करना किसी को। ट्रेम्बल देम, क्रश देम, कि पेड़ों के पत्तों के ऊपर जब चलता है तो वो क्रश हो जाते हैं। मोन ऑफ प्रोटेस्ट, क्राई ऑफ प्रोटेस्ट, तो यहाँ लिखा था कि कोई भी उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करता। चलिए सेकंड पैसेज चलते हैं। The words that hurdled dreams were exiled from their song, each voice torn out of its throat, they dropped down into the dust even before the hunter struck his bow। इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आए हर्डल। हर्डल होता है ब्रिंग इन एडवांस, स्ट्रंग, टुक द एम ऑन द बो, जब हम लोग मतलब कि किसी की तरफ निशाना साधते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। एक्साइल, एक्साइल होता है अपने ही घर से या अपनी ही कंट्री से किसी को बाहर निकाल देना।
when someone sent away by their own country। तो चलिए देखते हैं क्या है इस पैसे में कवि क्या कहना चाहता है। The birds that heard their dreams were exiled from their songs। कवि कहता है कि पक्षी जो अपना मधुर गीतों से परिवर्तन के प्रतीक बनते हैं आज वह नहीं है। मतलब कि जब पेड़ों के पत्ते झड़ गए हैं तो उनके ऊपर पक्षी जो रहते हैं वो भी वहां से उड़ गए हैं, जहां से उड़ गए हैं और किसी और देश या किसी और जगह पे चले गए हैं जहाँ का मौसम कैसा होगा, हरियाली होगी, पत्ते होंगे पेड़ों के ऊपर, तभी वो अपना घोंसला वहां बनाते हैं और वहां रहते हैं। पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ जाते हैं तो पक्षी भी क्या करते हैं, वहां से चले जाते हैं। वे वहां से चले गए हैं जहां पतझड़ ऋतु नहीं है, जैसे उन्हें देश निकाला दे दिया गया हो या फिर किसी फोर्स के साथ उनको जहां से निकाल दिया गया हो। कोई कहता है पतझड़ ऋतु ने उन्हें अपने व्यर्थ बना दिया था, जहां एक तरह से वे शिकारी, अब जैसे वो चाहते थे कि वो चाहते नहीं थी कि कोई शिकारी आए और उनको अपना निशाना बनाए और वो मर जाएं, इससे पहले ही वो वहां से चले गए। पतझड़ ने उन्हें दूसरी धरती पर वनवास के लिए विवश कर दिया। मतलब जहाँ पे पतझड़ आ गया, मौसम खराब हो गया, पत्ते सारे झड़ गए और इस पतझड़ के मौसम ने उन्हें विवश कर दिया, उन पक्षियों को विवश कर दिया कि वो जहां से चले जाएं और किसी और जगह पे जाके रहें। चलिए थर्ड पैसे की तरफ बढ़ते हैं। ओ गॉड, गॉड ऑफ मे हैव मर्सी, bless these withered bodies with the passion of your resurrection, make their dead veins flow with blood again, give some tree the gift of green again, let one word sing। रेजरेक्शन होता है रिन्यूअल, मीन्स किसी में पापी से वो चीज लाना। अब जो पोइट है जहाँ पे कवि जो है जहाँ पे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वो गॉड ऑफ मे हैव मर्सी, ब्लेस दीज विदर्ड बॉडीज विद द पैशन ऑफ द रेजरेक्शन। कवि कहते हैं बसंत की ऋतु या ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पेड़ों के हरे पत्ते दे। तो पेड़ों को कहते हैं हे भगवान फिर से पेड़ों को हरे पत्ते दे दो। जहाँ पे गॉड ऑफ मे का मीन्स मई महीने की बात की गई है यहाँ पे, कि जब पतझड़ का मौसम खत्म हो जाता है और फिर से स्प्रिंग सीजन आ जाता है। तो वो कहते हैं ये जो ड्राई हो गए हैं पूरे पेड़, इनके शरीरों में आशा की भावनाएं और जीवन का पूर्ण संचार करें, कि कुछ तो कुछ ऐसा करें कि उनके ऊपर पत्ते दें कि उनके बीच में भी ऐसे लगे, जब वो हरे हो जाए तो ऐसे लगे कि उनके बीच में भी जान है। अभी तो ऐसे लगता है कि उनके बीच में जान ही नहीं है, मुझे मर चुके हैं। तो वो कहती है उनके बीच में फिर से एनर्जी दे दो। रेजरेक्शन बताया आपका रिन्यूअल, कि उनके अंदर जो पहले एनर्जी थी, उनके अंदर जो ग्रीनरी थी, मतलब जैसे वो पहले हरे हरे थे वैसे ही वो वापस फिर से हरे हो जाए। वह ईश्वर से इच्छा करती हैं कि वह उन्हें इस आशा से भर दे शीघ्र ही मृत नसों में ताजा खून बहना शुरू हो जाए। ये डेड वेन्स हो गए, वेन्स आते हैं हमारे हार्ट की जो नसें होती हैं, फ्लो विद ब्लड अगेन, कि उनके अंदर फिर से ब्लड दौड़ने लग पड़े। एक बार ईश्वर किसी एक अकेले वृक्ष में के पत्ते ही हरे कर दे और उस पर एक पक्षी ही दोबारा गाने लगे। वो पोइट कहता है कि चलो अगर आप सारे ईश्वर को बोलता है कि अगर आप सारे पेड़ों को हरा नहीं कर सकते तो लेट क्या करो, एक ही पेड़ को हरा कर दो और उस पे लेट वन बर्ड सिंग, और उस पे कोई एक पक्षी ही अपना सुरीला गाना गाता हो दिख जाए, जिससे क्या हो उन पेड़ों को देख के कि उनके अंदर थोड़ा सा क्या है, जान आ गई है। एक पेड़ के अंदर जान आ गई तो दूसरे पेड़ जब पक्षी पतझड़ द्वारा खोए हुए जीवन को पूर्ण प्राप्त करने की आशा से प्यार करेंगे। वो भी चाहेंगे कि अगर उनके आसपास कोई पेड़ क्या है जिसके अंदर जान आ चुकी है तो उसको देखो देखी, बाकी पेड़ भी कोशिश करेंगे कि हमारे अंदर भी वैसी ही जान आ जाए, हम भी ऐसे ही हरियाली हरे हो जाए जैसे ये पेड़ हो चुका है, और जैसे उसके ऊपर कोई बर्ड सिंग कर रहा है, गा रहा है, हम भी हरे हो जाएंगे और हमारे ऊपर भी ऐसे ही पक्षी आए और अपना घोंसला बनाएं और जहाँ पे चहचहाएं। तो पोइट जो है वो फिर से मतलब कि वो आशा कर रहा है कि हमारे अंदर ऐसी एनर्जी होनी चाहिए कि हम भी कुछ नया पाने की कोशिश करें, ना कि जैसे हैं वैसे ही रहे। तो इसके साथ हमारी जो पोइम थी व्हेन एटम केम,
जो कि फ़याज़ अहमद फ़याज़ द्वारा लिखी गई थी। ये जो फ़याज़ अहमद फ़याज़ हैं, ये इनका जो जन्म था 1911 में हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी 1984 में हुई थी। तो इसके साथ हमारा ये जो पोएम है खत्म हो चुकी है। अगर आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो प्लीज कमेंट करना, और अगर किसी और लेसन या पोएम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके नीचे लिखना, तो मैं उसका भी वीडियो बनाने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।